आप सभी का स्वागत है हमारी मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा सेशन था, ये प्रागैतिहासिक ये काल से शुरू होगा। और ये जो सेशन है, आप लोगों को इसकी भी जानकारी, ये सब चीज़ें दी गई थी कि उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया है। तो जिन 3 भागों में बाँटा गया है, उनमें से ये पहला भाग है आपका ये प्रागैतिहासिक काल, ठीक है? अब इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है और इनके संबंध में क्या-क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो ये आप लोग ध्यान में जो रखिएगा, ठीक है? चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए इसकी जानकारी के बारे में सबसे पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान में जो है रखेंगे, माइक ऑन नहीं कीजिएगा। तो ये प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी हमें ये पाषाणकालीन उपकरणों या गुफाओं आदि से ये प्राप्त होता है, ठीक है? तो ये जो पाषाणकालीन उपकरण, गुफाओं, शैलचित्रों और कंकाल धातु उपकरण आदि से इसकी जानकारी जो है, इस काल की जानकारी हमें वो जो प्राप्त होती है। और इस काल से संबंधित ये कुछ ऐसे ये प्रूफ हैं और ये जो है, जो भी साक्ष्य हैं, जिसके बारे में आज हम इस काल के संबंध में जानेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को हालाँकि समझा दिया होगा। लाकू उड्डयन या फिर लाकू ये गुफा, ठीक हो गया? तो देखिए अब इसमें है क्या, हालाँकि प्रसिद्ध इतिहासकार हैं डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच, ठीक है? अब इनके अनुसार इसकी खोज जो हुई थी डॉक्टर एमपी जोशी जी के ये माध्यम से हुई थी। और इलाकू उड्डयन जो है अल्मोड़ा के बाड़े-छीना में स्थित है और सयाल नदी के यहाँ तट पर है, ठीक है? और मानव और पशुओं के ये चित्र जो होते हैं, इस उड्डयन से, इस गुफा से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कि मानव की जो आकृतियाँ जो प्राप्त होती हैं गुफा में, वहाँ पे उसमें क्या दर्शाया गया है कि अकेले या समूह में नृत्य करते हुए व्यक्तियों को दर्शाया गया है। और ये अल्मोड़ा से 16 किलोमीटर आगे है, ऊपर है। और इसका आकार जनरली जो है वो नागफनी के जैसा है। कभी आपको ऑप्शन में देगा तो नागफनी का ध्यान में आप लोगों को रखना पड़ेगा। लाखों उड्डयन का जो जो भी इसमें वो हुई चित्रांकन जो भी हुआ है, उसका मुख्य जो विषय है वो क्या है? सामूहिक नृत्य, ठीक हो गया? और कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये विषय क्या है? और फिर नेक्स्ट है कि वो कौन-सी गुफा है जिसमें 6 मानवों को एक जानवर का पीछा करते हुए दर्शाया गया है? तो लाखों उड्डयन है। तो इतनी ये बेसिकली जानकारी है लाखों उड्डयन के संबंध में, ठीक है? ध्यान में आप लोग इसको रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है? चलिए आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, ये आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा। ये गुफ़ा क्या है, इसकी छोटी-सी कहानी है। ग्वारखेल ये गुफ़ा, तो पहले जान लीजिए कहाँ पर है, किस नदी के तट पर है। तो ग्वारखेल गुफ़ा चमोली में अलकनंदा नदी के ये किनारे पर स्थित है और डुगरी गाँव के ये समीप में है। ठीक है? ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्या-क्या चीज़ प्राप्त होती है, यहाँ से मानव, भेड़, लोमड़ी और ये बारहसिंगा के रंगीन चित्र प्राप्त होते हैं। रंगीन ये चित्र, ये सब ध्यान में ये आप लोगों को रखना पड़ेगा। ठीक है? और इसकी खोज जो है राकेश भट्ट जी के जी द्वारा हुई थी और जिसका अध्ययन जो है मठपाल जी के द्वारा किया गया था। ठीक है? वैसे जनरली इसमें खोज के बारे में तो सवाल नहीं देता है, लेकिन ये चीज़ें आप लोग फ़िलहाल ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है आप सभी को। नेक्स्ट पढ़ते हैं। डॉक्टर मठपाल के अनुसार गोरखा काल में नेपाली सैनिकों के एक दल ने गाँव को लूटकर और लूटा हुआ सामान जो है यहाँ पर ये छिपाया था। कभी-कभी ये भी कहा जाता है कि ये गुफ़ा जो है मैन मेड है, मतलब ये ऐसी, मतलब कि ये सिर्फ़ कहने के लिए गुफ़ा है, रियल में ये गुफ़ा नहीं है। ये चीज़ें हम कहीं न कहीं ये कई सारी बुकों में हम देखते हैं। और कई सारे इतिहासकार इसको ये क्या है कि मैन मेड ये गुफ़ा या फिर गुफ़ा मानते ही नहीं है। लेकिन इसको अगर इतिहास में चित्रित रूप से हम देखेंगे, तो यहाँ पर इस गुफ़ा में धन को छुपाया ये जो लूटा हुआ धन जो है छुपाया गया था। ठीक हो गया? अब होता क्या था कि जो गोरखा थे, ये नेपाल के थे, तो ये क्या करते थे कि दिन भर ये लूट-पाट ये गाँव में ये किया करते थे। और जैसे ही इनको जो लूटा हुआ सामान होता था, तो इतना ज़्यादा हो जाता था लूटे हुए सामान में जनरली सिर्फ़ सोना या चाँदी नहीं हुआ करता था, बल्कि उसके साथ-साथ में ये अनाज-वनाज ये सब चीज़ें भी हुआ करती थीं। तो इतना सामान ये एक जगह से दूसरे ये जगह पर ले जाना इनके लिए संभव नहीं हो पाता था। तो ये जो है, जो खाने का सामान होता था, वो तो ये वहाँ पे खा लेते थे। बाकी जो जो भी चीज़ें होती थी, वो जो है वो इस गाँव में ये जो है छुपा दिया ये छुपा देते थे। ठीक हो गया? कि और वहाँ पे एक निशान लगा देते थे कि अगर हम दोबारा कभी आएँगे, तो यहाँ से ये चीज़ें हम निकाल ले जाएँगे। यानी कि लूटा हुआ जो भी ये सामान था, धन था, वो यहाँ पर छुपाया गया था इस वजह का।
ये गुफा में। तो इसलिए ये जो है प्रसिद्ध है। आपको कभी भी ये चीज़ आपको सवाल में देगा, तो ये नेपाली सैनिकों के दल के द्वारा गाँव को लूटकर लूटा हुआ सामान छिपाया जाने की घटना यहाँ पर देखने के लिए ये मिलती है। हालाँकि ये सच है, ये क्या है या लेकिन इतिहासकार इसको यही मानते हैं जो भी साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है प्राचीन ये गुफा चित्र डॉक्टर मटपाल के अनुसार इसका नामकरण जो है गोरखाओं के द्वारा लूट का माल छिपाने के कारण ये जो है रखा गया था। लेकिन जो है जो भी किंतु इस चित्रित गुफा में इतना स्थान ये नहीं था कि यहाँ पर छुपाया यहाँ सामान छुपाया जा सके। तो संभवतः इस स्थान के निकट जो है गोरखों ने ये एक जो कैंप भी डाला था। अंततः लोगों में यह विश्वास हो गया कि इसमें यानी इस गुफा में चित्तों को गोरखाओं ने ही चित्रित किया होगा या निशान बनाया होगा। कि अब देखिए आप लोगों ने इतिहास भी ये चीज़ें मतलब देखी पढ़ी है। तो खजाना कहीं पर भी कुछ छुपाया जाता था, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वो निशान लगा दिया जाता था, तो वही निशान जो है यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है? और ये भी ध्यान में ये भी रखिएगा कि यह परंतु ये जो निशान थे या जो भी चीज़ें लिखी गई थी या जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, यह पाषाणकालीन आकृतियाँ हैं, ठीक है? हालाँकि अब देखिए अब इसमें 2 चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। ये भी कहा जाता है कि ये गोरखाओं के द्वारा ये निर्मित हुए थे। लेकिन जब उसकी ये गहन इसकी वो होती जाँच होती है, तो मुझे मालूम होता है कि ये पाषाणकालीन ये आकृतियाँ हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये मतलब लोगों के इतिहासकारों के लिखने में और सच्चाई में ये जो है डिफरेंस है, ठीक हो गया? तो अब यहाँ से एक सवाल आपका बन सकता है कि क्या यह जो यहाँ पे चित्र प्राप्त हुए हैं, ये जो है कौन-से समय के हैं? तो पाषाणकालीन आकृतियाँ हैं, ये भी आपका आंसर सही मतलब यही सही होगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक हो गया? अब एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि कौन-सी जो है गुफ़ा है, तो ना तो ये गुफ़ा है, ना ही खजाना छिपाने का स्थान है। तो आपका आंसर होना चाहिए दोबारा क्या? ये गुफ़ा। तो मैंने कहा ना आपको मैंने शुरू में ही समझा दिया, ये सिर्फ़ नाम के लिए गुफ़ा है, रियल में ये कोई ऐसी जो है गुफ़ा नहीं, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ मानव को त्रिशूल आकार से अंकित ये किया गया है। ये चीज़ें भी यहाँ से प्राप्त होती हैं। कभी आपका ये त्रिशूल आकार से संबंधित कोई आपको सवाल देगा, तो इसका संबंध इस गुफ़ा से होगा। तो इतनी चीज़ें इस गुफ़ा के बारे में आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और इसके अलावा इस गोया का ये गुफ़ा की कुछ विशेषताएँ हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा हम जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मलारी गाँव बेहद इम्पोर्टेंट है। तो विशेषताओं के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए मानव, भेड़, लोमड़ी, बारहसिंगा आदि ये पशुओं की आकृतियाँ जो होती हैं, यहाँ से प्राप्त होती हैं, जो कि पाषाणकालीन ये मानी गई हैं, ठीक हो गया? डॉक्टर मठपाल के अनुसार यहाँ 41 आकृतियाँ यहाँ जो होती प्राप्त होती हैं। ये कौन कह रहा है? इतिहासकार डॉक्टर मठपाल जी कह रहे हैं, ठीक है? जिसमें से ये 30 आकृतियाँ जो है ये मानव की हैं, 8 पशुओं की हैं और ये जो है जो भी 3 हैं, ये पुरुषों से संबंधित अन्य आकृतियाँ हैं, ठीक है? यानी कि टोटल ये लगभग 41 के आस-पास हैं। तो चित्र ये कला की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे सुंदर आकृतियाँ यही मानी जाती हैं, इसी गुफ़ा की मानी जाती थी और यहाँ से मनुष्य को त्रिशूल रूप में भी दर्शाया गया है, ठीक है? समझ में आपको आ गया होगा और इस गुफ़ा में चित्र का मुख्य वो विषय है ठीक है? मुख्य ये विषय है, मनुष्य द्वारा ये पशुओं को हाका देकर घेरते हुए जो है दर्शाया गया है। ठीक हो गया? मतलब उसको चारों ओर से घेरने संबंधित इसका मुख्य ये विषय है। ठीक है? और पहले वाले का हमने अभी देख लिया था। अब बढ़ते हैं आगे जो नया आपका ये गुफ़ा गाँव है, मलारी गाँव। ये आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ से कई बार सवाल आते हैं। एक बार सवाल ये दिया गया था समूह गाँव में ही 2 चीज़ें आई थी। एक 1956 वाला दिया गया था और दूसरा आपका दिया गया था कि जो है कि उसमें सवाल दिया गया था ना किस पाषाणकालीन सॉरी कि जो है किस गाँव से, ठीक है? ये पाषाणकालीन सावधान की प्राप्ति होती है उत्तराखंड में, तो वो है मलारी गाँव, ठीक है? ये 2 सवाल आए हुए हैं, तो इसलिए आप दोबारा से कभी भी आ सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए इनके लोकेशन के बारे में हम जान लेते हैं, सभी जानते होंगे, जो नहीं जानता समझ लें। स्थिति यानी कि ये कहाँ पर है? तिब्बत से सटा मलारी गाँव चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चमोली ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है? अच्छा माड़ा जो गाँव है, ये कौन-से डिस्ट्रिक्ट में है? ये भी आ सकता है ना, तो मुझे चैट के माध्यम से आंसर दीजिए। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर। 1956 में ये कुछ समाधान जो है खोजे गए थे और यही जो थे ये पाषाणकालीन समाधान जो कि हड़प्पा ये कालीन इ इनको जो है माना जाता है।
यानी कि ये मलारी गाँव के जो कुछ ऐसे समाधान हैं, जो कि प्रशांतकालीन यानी कि हड़प्पा-कालीन उन्हें माना जाता है, ठीक है? तो ये सवाल आ सकता है दोबारा से। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि मलारी वाले गाँव को ये प्रकाश में लाने का श्रेय ये किसे दिया जाता है? ये भी सवाल आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो ये हर लाइनें बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें सब कुछ ले रखा है और इतनी ये सारी जो भी चीज़ें मैंने इसमें ये ले रखी है ना, आपको शायद किसी भी ये बुक में ये सारी ये चीज़ें एक साथ नहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, इसलिए ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो डॉक्टर शिव जी प्रसाद जी डबयाल जी हैं, तो इनके माध्यम से ये गाँव जो प्रकाश में आया था, नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ये पहला सर्वेक्षण 1983 में डॉक्टर बीएम खंडूरी के अनुसार आखेट के लिए लौ उपकरण के साथ ये पशु का एक संपूर्ण कंकाल जो है यहाँ से प्राप्त होता है, जो कि एक एक क्या है, बैल का है, बेशक का है। ठीक हो गया? ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा 1983 से मुझे कुछ एक सवाल याद आ रहा है, बताएँगे आप लोग मुझे। 1983 में कौन से यहाँ उत्तराखंड के कौन से राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी? नाम बताना आप केवल, ठीक है? जब तक हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और जिन्हें आंसर नहीं पता है वो इस वाले चैट बॉक्स में आंसर देख देते हैं, ठीक है? अब देखिए अब दूसरा सर्वेक्षण कब होता है? यहाँ से भी कई बार सवाल बनते हैं कि पहला सर्वेक्षण जो मलारी गाँव में कब हुआ, ठीक है? और दूसरा कब हुआ? दूसरा होता है आपका 2002 में। तो इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ये मुख्य रूप से ये चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है? चलिए, अब दूसरे सर्वेक्षण की अगर बात हम करें तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोध कर्ताओं ने सन 2002 में यहाँ पर सर्वेक्षण शुरू किया। अब यहाँ से क्या-क्या चीज़ें ये प्राप्त होती हैं, ये कई बार सवालों में आया है, ठीक है? तो ये वाला ये आया है, इतने किलो सोने का ये मुखौटा कहाँ से प्राप्त होता है? वो यहीं से मराई गाँव से, ठीक है? तो ये कब होता है? जब गढ़वाल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 2002 में इसकी ये करते हैं सर्वेक्षण करते हैं। तो हज़ारों वर्ष पहले के यहाँ नरकंकाल, मिट्टी के ये बर्तन और ये 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा यहाँ से खोजा गया था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखिए। और एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है आपका यहाँ से भी दिया जा सकता है कि यहाँ से जो भी मिट्टी के बर्तन जो ये प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा, इनका कनेक्शन जो है कहाँ से माना जाता है? पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है, यानी कि कहीं न कहीं हो सकता है इतिहासकार मानते हैं कि इनका लेन-देन या व्यापार मतलब होता होगा। बिल्कुल सेम वो चीज़ें एक जगह पे दूसरी जगह की वो कैसे हो सकती हैं? या तो कोइंसिडेंस होगा या फिर कोई न कोई रिलेशन रहा होगा। चलिए वो तो हमको नहीं जानना है क्या होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं किमरी गाँव, ठीक है? नेक्स्ट है आपका, तो ये कहाँ पर है? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में थराली के समीप में कमरी जी गाँव अवस्थित है और यहाँ से क्या प्राप्त होता है? हथियार और पशुओं के शैलचित्रों की प्राप्ति होती है, ठीक है? फिलहाल अगर ये आप याद नहीं करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो कहाँ पर स्थित है, ठीक है? लोईथाप, नेक्स्ट आता है लोईथाप। तो ये कहाँ पर है? ये अल्मोड़ा के लोईथाप से शैलचित्रों की प्राप्ति हुई है, अल्मोड़ा में है, ध्यान में रखिएगा। अब इसमें क्या चीज़ है? ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अब इस स्थान में क्या है कि मानव को शिकार करते और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। दोनों का मतलब यहाँ पे ये दिखाया गया है, शिकार भी कर रहा है और नृत्य भी कर रहा है। ये कहाँ से? लोईथाप डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा से, ठीक है? नेक्स्ट है बनपुर। अब यहाँ से भी कई बार सवाल ये जो है दिया गया आया है, वो क्या आया है देख लो। 8 ये जो है जुगत्याम की ये मानव आकृतियाँ वहाँ से प्राप्त होती हैं, ठीक है? बनकोट तो इसमें 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा, बनकोट कौन से ज़िले में है, ठीक है? और दूसरा ये है कि यहाँ से ये जो है कितने प्रकार की ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त होती हैं। बस 2 चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है, इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फलसीमा, फलसीमा अल्मोड़ा में है, ठीक है? और यहाँ से जो चीज़ आती है वो ये आती है, नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृति कहाँ से प्राप्त होती है? तो नृत्य ये फलसीमा से प्राप्त होती है, फलसीमा ये अल्मोड़ा में है। जो ये अल्मोड़ा के आप लोग हैं या जो भी होगा तो वो जानता होगा, जो लोग नहीं है उसको यहाँ पे रह के समझ लें, ठीक है? यहाँ से नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियाँ जो होती हैं वो प्राप्त होती हैं, नाचते हुए, ठीक है? चलिए आगे हम बढ़ेंगे। एक नाम आता है आपका ये है फड़ करनैली, ये क्या है? यह 3 गुफाओं में ये बना हुआ है और उन तीनों में क्या-क्या चीज़ें दिखाई देती हैं या हैं या अवस्थित हैं, वो कौन-कौन सी हैं? तो पहली गुफा में मानव की आकृति प्राप्त होती है, दूसरी गुफाओं में ये जो है पुष्प नितक अ,
की ये छवि जो होती प्राप्त होती है। और तीसरी गुफा की बात करें तो लाल रंग से लिखी शंख लिपि आदि का यहाँ से व्यवधान ये चीज ये लिपि जो है प्राप्त होती है यहाँ से। तो ये आप ध्यान में जो है रखिएगा, ठीक है। और कुछ इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, हालांकि इसके बारे में आज तक तो ये पूछा नहीं गया है, लेकिन ये कभी अगर देगा तो इसमें से एक ही सवाल देगा कि तीन गुफाओं में अवस्थित निम्नलिखित में से कौन सी है, बस यही आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हुडली, ठीक है। हुडली, तो ये सवाल आया हुआ है कि नीले रंग के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं, नीले रंग के, तो ये हुडली से प्राप्त होते हैं। हुडली कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है, ठीक है। बस ये लाइन इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है ये पेटसाल है। अब यहाँ से दो चीजें आ सकती हैं। अभी हमने नीले वाले को देखा, ये उत्तरकाशी में है, और ये पेटसाल की बात करते हैं, ये अल्मोड़ा में है। तो ये कत्थई रंग की मानव गति है, कत्थई आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कथई रंग के मानव आकृतियां प्राप्त होती हैं। स्थिति कहाँ पर, अल्मोड़ा में है, पुनाकोट ये गांव के समीप में, और खोज करता है यशोधर मठपाल जी, ठीक हो गया। तो जो चीजें हैं वो चीजें ध्यान में आप लोग रखिएगा। अच्छा, इन सब के अलावा एक चीज और इम्पोर्टेंट है आपकी, ये देवी धुरा की समाधियां, इनके बारे में भी आता है। कभी आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं पे ऐसा सवाल भी देखा होगा कि देवी धुरा की समाधियों का संबंध ये किससे है। तो ये भी हमारे जो हम सेशन अभी देख रहे हैं ना, इसका भी संबंध क्या है, प्रागैतिहासिक समाधियों से है, ठीक है। यानी कि इसी में ही ये भी समाहित है। अब देवी धुरा आप सभी जानते हैं कहाँ पर है, तो डिस्ट्रिक्ट चंपावत में है। और इसकी खोज ये कब हुई थी, 1856 में हुई थी, हैनवुड के द्वारा, ठीक हो गया। ध्यान में ये जो आप लोग रखिएगा। अब देखिए, अब जब इसमें एक चीज और ध्यान में ये भी रखिएगा, अब इसकी विशेषता क्या है, देवीधुरा की जो ये समाधियां क्या विशेषता क्या है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसकी विशेषता ये है कि ये बुर्ज होम, ये कश्मीर के समान ही ये मतलब की समाधियां हैं, ठीक हो गया। यानी कि आप लोग ऐसे समझ लीजिए, ये नीचे ये समाधियां हैं, ये जो है जो भी गड्ढे में, और ये ऊपर साइड में ये ऐसा है। और इस समाधि में जाने के लिए क्या है, सीढ़ियां बनी हुई हैं। बिल्कुल ऐसी ही आकृतियां जो है बुर्ज हम कश्मीर की समाधियों से भी प्राप्त होती है, और वैसे ही जो है देवी दुर्गा की समाधियों से भी प्राप्त होती है। तो अब हो सकता है कि इनका भी कोई आपस में क्या हो, कनेक्शन हो, ठीक है। तो ये आप लोगों से ये चीजें पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है, और इसमें कोई ऐसे हार्ड चीज नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये जो ये जो है जो प्रागैतिहासिक वाला जो सेशन है आपका, ये समाप्त हो गया है। अब इसके बाद में हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपका आद्य ऐतिहासिक वाला काल में, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक वाला काल के संबंध में देखिए, ये ऐतिहासिक ये जो काल की बात हो रही है, आप सभी को मैंने पहले भी आप लोगों को समझा दिया था कि ऐतिहासिक वाले काल को तीन भागों में बांटा गया है। और जिसका जो फर्स्ट नेम है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, और तीसरा है आधुनिक काल। अब हमें हमें किस किस काल में क्या क्या चीजें पढ़नी है वो जान लीजिए पहले शॉर्ट में। तो प्राचीन ये जो काल है, इसमें हम जो है कुड़िंद वंश, कार्तिकेय और ये कत्यूरी राजवंश के बारे में जानेंगे। मध्यकाल में हम क्या है कि चंद्र राजवंश और पवार राजवंश के संबंध में हम जानेंगे, ठीक है। और आधुनिक वाले काल में हम जो है गोरखा शासन और ब्रिटिश शासन के बारे में जानेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को प्राचीन ये काल के बारे में हम जान लेते हैं, इसमें और ऐसी ये क्या क्या चीजें हैं। देखिए, इसकी शुरुआत हम करेंगे, ये प्राचीन ये जो काल की बात हो रही है, तो उत्तराखंड में अनेक जातियों ने शासन ये प्राचीन काल में ये किया हुआ है, जिनमें से ये कुछ जो है प्रमुख हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से कई बार ये चीजें पूछी भी जाती हैं, तो इसलिए ध्यान में आप लोगों को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ेंगे आगे की ओर। नेक्स्ट है आपका ये कुड़िंद शासक, ठीक है। तो यानी कि अनेक ये जातियों की बात हो रही है प्राचीन समय में, तो उनमें से ये कुड़िंद ये शासकों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो कालसी में सम्राट अशोक के शिलालेख से यह प्रमाणित होता है कि यह प्रदेश यानी कि ये अशोक साम्राज्य की उत्तरी सीमा में था, ठीक हो गया। यानी कि हमारा जो ये उत्तराखंड से संबंधित जो ये देहरादून का जो भी वो था पार्ट था, तो ये जो अशोक के साम्राज्य की उत्तरी सीमा था, ये ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और परंतु ये मध्य हिमालय के पर्वतीय वाले ये भागों में, मतलब एक है प्लेन का भाग और एक एक है पर्वतीय भाग। तो पर्वतीय भागों की बात हम यहाँ पे अब जो है जो भी देख रहे हैं, तो
पर्वतीय भागों में शासन जो है पूर्वतः कुलिंद नरेशों के द्वारा ही होता रहा होगा, ऐसा इतिहासकार ये मानते हैं। जैसे कि आपको मैं अगर मैप के माध्यम से समझाऊं, कुछ इस प्रकार का उत्तराखंड का ये मैप है। तो ये नीचे का जो ये इलाका है, कहा जाता है कि ये टोटल जो है ये अशोक की उत्तरी सीमा थी साम्राज्य की, और ये जो पहाड़ों का ये ऊपर वाला भाग है, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि ये जो है कुलिंद नरेशों का शासन यहाँ पर हुआ करता था। ठीक है, तो उन्हीं की बात यहाँ पर मतलब कि हो रही है। अब आप लोग समझते होंगे, होता रहा होगा। और कुलिंद शासक के इतिहास का एकमात्र जानकारी का स्रोत है, कौन सा है, ये पूछा जा सकता है एग्जामों में, तो वह है उनकी करेंसीज। ठीक है, तो यहीं से मालूम होता है कि कुलिंद शासक भी पर्वतीय भागों में अपनी सत्ता चलाते थे। ठीक है, तो इतनी रूपरेखा आप लोग अब जान चुके हैं। आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, अब ये करेंसीज जो है कौन कौन सी थी, अब वो जान लीजिए। जो फर्स्ट है आपकी अमो अद्भुति ये प्रकार की जो है करेंसी। अब यहाँ से किसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो महाराजा अमोघभूति कुलिंद के सबसे प्रतापी ये जो है राजा था। और अतः स्पष्ट है कि एक ही अमोघभूति ये प्रकार की जो वो जो भी करेंसीज थी, वो उस राजा के नाम से ही संचालित उस समय हुआ करती होंगी। ठीक हो गया, अब कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं है। मैं फिर से मैप के माध्यम से आपको समझा दूं। ये उत्तराखंड का ये कुछ ऐसा ही मैप है। तो इस वाले भागों में, इस ये मैदानी वाले भागों में क्या था, ये कहा जाता है कि ये अशोक का उत्तरी ये सीमा मतलब अशोक की उत्तरी सीमा का साम्राज्य ये जो था, और ये जो ऊपर का ये भाग है पहाड़ों का, ये पर्वतीय का, यानी कि ये मध्य हिमालय का, यहाँ पर जो कहा जाता है ना कुलीन शासकों का अधिकार था, वो बहुत पहले से वो यहाँ पर सत्ता उनके हाथों में थी। ठीक हो गया। अब इसकी जानकारी की बात अगर आती है तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, इनकी जानकारी का स्रोत एकमात्र है, और वैसे क्या है, करेंसीज है। और उन्हीं करेंसीज से हमें उनके राजाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। तो उनमें से सबसे शक्तिशाली जो राजा का नाम आता है सामने, उसका नाम है अमोघभूति। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है ना, कुलीन शासकों में सबसे शक्तिशाली राजा का नाम क्या है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में। तो अल्मोड़ा प्रकार की ये करेंसीज, अब इसमें क्या है भाई, इसमें हम जान लेते हैं। तो 19वीं 20वीं सदी में कुछ ऐसे सिक्के भी प्रकाश में आए हैं जिन्हें प्रकार की दृष्टि से कुलिंद के साथ संबंधित ये किया जा सकता है, कुलिंदों के साथ में इनको जोड़ा जा सकता है। वर्तमान में अल्मोड़ा प्रकार के टोटल 58 सिक्के प्रकाश में आए हैं। कभी भी आपको अगर देगा ना सवालों में, ये अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के कि जो कितने प्रकाश में आए हैं टोटल अब तक जब खोजे गए हैं, तो 58 प्रकार के हैं। ठीक है, और ऐसा प्रतीत होता है कि अनुभूति के उत्तराधिकारी जो है कमजोर साबित हुए, और उसके बाद क्या होता है कि मैदानी क्षेत्रों से और पहाड़ी क्षेत्रों की ओर शासन करने ये लगे। यानी कि जो इनका ये दायरा मैंने अभी आपको समझाया था ना, इस वाले एरिया में ये शासन ये लोग करते थे। जब ये कमजोर होते गए, तो इस वाले ये जो इनके हाथों में थोड़ा बहुत ये मैदानी वाला ये जो हिस्सा था, यहाँ से ये पहाड़ों की ओर जाने लगे और वहां पर शासन जो है करने लगे। तभी कहा जाता है कि अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के जो है इन्होंने चलाए होंगे, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे तो उसी नाम से सिक्कों का क्या होगा, प्रचलन होगा। तो ये ऐसा थी ये जो चीजें हैं इतिहासकार ऐसा ही मानते हैं, और ये चीजें ऐसी ही प्राप्त होती हैं। ठीक हो गया, इतनी बातें आप लोग समझ गए। आगे हम बढ़ते हैं कि ये करेंसीज जो है केवल उत्तराखंड में ही मिली हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये इनका शासन उत्तराखंड से ही संबंधित था। ठीक है, तो इनमें अल्मोड़ा जनपद में ये मिली 4 अ, जो ये करेंसीज हैं, ये ब्रिटिश संग्रहालय ये लंदन में भी हैं। यहाँ से लगभग 4 वहाँ जो है जो भी जा चुकी हैं। और इसके ये बाद जो है कत्यूरी घाटी में 54 ये करेंसी जो होती हैं वो अभी भी वर्तमान में क्या है रखी गई हैं। ठीक हो गया, तो 58 में से ये 4 जो है लंदन में है, और बाकी ये 54 जो है वो यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इतनी चीजें अब आप लोग समझ गए। एक ये हिस्ट्री ये पढ़ने का एक वे है कि आप लोग शुरुआत से ही इसको आपको देखो। अभी आगे हम बढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें अभी सामने आएंगी, तो एकदम से हिस्ट्री का यही पैटर्न है कि आप शुरू से चलो, और बीच वाली अगर आप लोग ये हिस्ट्री में बीच की अगर चेन से पढ़ते हो, तो आप ना नीचे के रहोगे ना ऊपर के रहोगे। ठीक है, तो शुरुआत आप लोग एक साइड से करो और तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लिंक अगर कटेगा तो ज्वाइन होना। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर।
आप अल्मोड़ा प्रकार में आप देखते हैं ये प्रकार के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें ये मिली हैं, यानी कि ये प्रथम प्रकार की जो है ग्रंथों में क्या-क्या चीज़ें जो होती प्राप्त होती हैं या फिर इनमें किन शासकों का नाम आता है। तो शासक शिवदत्त और हरदत्त के सिक्कों को इस प्रकार के सिक्कों में रखा गया है, प्रथम प्रकार के। इन दोनों का नाम ध्यान में रखना है और इन सिक्कों के मुख्य भाग के मध्य में एक चिन्ह की प्राप्ति होती है, मिलती है, जिसके चारों ओर ब्राह्मी भाषा का ये उपयोग हुआ है। द्वितीय प्रकार के अगर सिक्कों की ये करेंसीज़ की हम बात करें, तो यह जो है शासक शिवपालिक के सिक्कों को इस प्रकार के करेंसीज़ में रखा गया है और इस सिक्कों के मुख्य भाग के मध्य में मानव आकृतियाँ जो होती हैं उनको वो यहाँ पाया जाता है और इनके दाहिनी ओर एक वो निशान है, चिन्ह है और उसके चारों ओर ब्राह्मी में ये पारितस शब्द जो है लिखा गया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह शासक शिवपालितक से संबंधित है, ठीक है? आप लोग इतिहास के बारे में ये जानते हैं ना कि जो शासक था उसने अपने ही नाम से वो क्या करता था करेंसीज़ का वहन करता था, संवहन करता था, ठीक है? अब ये तीसरे प्रकार की बात आते हैं तो शासक विजय भूति के सिक्कों को इस प्रकार के सिक्कों में रखा गया तीसरे वाले भाग में। तो अब इसमें क्या चीज़ें हैं देखिए इसमें है कि इसमें लेख की यानी जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, तो उस लेख के प्रारंभ में दाहिनी ओर मुख किए हुए एक क्या है ये बैल बना हुआ है और बैल के ये पीछे एक दूसरा अन्य चिन्ह भी वहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है? बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सब चीज़ें हम किन के बारे में यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है? तो ये कुलीन शासकों के संबंध में हम यहाँ पर इन चीज़ों को देख रहे हैं क्योंकि भई उनका एकमात्र स्रोत ये करेंसीज़ है, ठीक है? तो उसी के बारे में फिलहाल अभी हम देख रहे हैं चीज़ें। अब चौथे प्रकार की ये करेंसीज़ की बात होती है सिक्कों की यानी कि तो ये शासक शिवरक्षित के सिक्कों को रखा गया है। बस इसमें इतना ही ध्यान में आप लोगों को ये रखना है, ठीक हो गया? इसको 2-4 बार आप लोग देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है अभी अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों को या करेंसीज़ को वहाँ देखा था ना हमने, तो वैसे ही एक है चत्तीसवें प्रकार के ये करेंसीज़ है, जहाँ से भी हमें कुलीन शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और अ, इन्हें अधिष्ठाता देव के नाम से इनका ये जो है निर्मित हुई थी चतेश्वर प्रकार के सिक्के, ठीक हो गया? और कुछ कुलीन शासकों ने क्या किया था, ये कुषाणों की सत्ता को समाप्त जो है करके और ये पुनः मैदानी क्षेत्र को इन्होंने ये क्या कर लिया था, ले लिया था, जीत लिया था, ठीक हो गया? तभी इस विजय के उपलक्ष्य में चतेश्वर प्रकार के सिक्कों का ये क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अब मैंने अभी आपको एक डायग्राम के माध्यम से ये समझाया था, ये हमारा क्या है उत्तराखंड है। इसके इस वाले भाग में ये उत्तरी सीमा थी अशोक की और ये वाला जो भाग था, ये वाला, ये जो था ये कुलीन जी शासकों का ही था। तो जब इनकी सत्ता जी कमज़ोर होने लगी थी, तो ये ऊपर की ओर जाने लगे थे अल्मोड़ा बागेश्वर ऊपर साइड में। लेकिन बाद में क्या होता है कि इससे हमें इस वाले ये चतेश्वर प्रकार के सिक्कों से हमें क्या चीज़ की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है, तो यहाँ से ये चीज़ ये वाली प्राप्त होती है कि ये कुलीन शासकों ने कुषाणों की सत्ता को फिर से जो जहाँ नीचे साइड में ये थोड़े बहुत जहाँ कुषाण थे ना, इनको ये जो ऊपर से नीचे की ओर जो है आकर और इन यहाँ कुषाणों को इन्होंने हरा दिया था और फिर से अपने ये मैदानी क्षेत्रों को अपने हाथों में ले लिया, अधिकार में ले लिया। तो इसी मतलब जो ये विजय इनकी हुई थी, ये विजय के उपलक्ष्य में 3600 प्रकार के सिक्कों का इन्होंने ये क्या किया था, निर्माण कराया था। ठीक हो गया? तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में ये रखिए। कभी आप लोगों से पूछ लेगा ना कि ये जो है 3600 प्रकार के सिक्कों का निर्माण जो है किस के उपलक्ष्य में हुआ था, तो ध्यान में आप रखिएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में नहीं होगी। नेक्स्ट है ये कुषाण के शासन काल में भी कुलिंदों की स्वतंत्र सत्ता थी। ठीक है, ये दोनों ये आप